नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर परिवार का डाटा लोगों के हित की योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े परिवार को आगे लाना है। सीएम ने कहा कि जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, ऐसे परिवार को हम कैसे आय के साधन उपलब्ध कराएं, इस पर भी सरकार काम कर रही है। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं। जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1 लाख रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी 2 ही श्रेणियां हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम फिर बीपीएल ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जो बैंकों से लोन भी लिए जा सकते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ उनको आती हैं। तो हमने एक कंबाइंड एफर्ट, चाहे बैंक हैं, चाहे फाइनेंशियल यानी सर्विसेज देने वाले और संस्थान हैं, या हरियाणा की सरकार की स्कीमें हैं, केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, या फिर व्यक्ति अपनी योजना से भी कोई नया काम करना चाहता है, उसका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, कोई भी काम वो करे, उसको कोई रिसोर्सेज की कठिनाई उसको ना आए। तो ऐसा एक सामूहिक प्रयास करने के बाद ऐसे सब लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। उनकी सूचियां बन चुकी हैं। लगभग 1 लाख तक के जो परिवार जिनकी आय कम है उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो 3.25 लाख परिवार ऐसे हैं, लेकिन हम अभी 1.5 लाख परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिगत उनका जानकारियाँ उनसे लेना, उनका इंटरव्यू लेना, कौन सी वो व्यवस्था का यानी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी स्कीम है। तो पहले चरण में ये काम हमारा कल 29 तारीख से शुरू हो रहा है। हमने कहा है कि कौन सा दिवस, 25 सुशासन दिवस, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस। उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना दे करके बुलाया जाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम से सीधी जानकारी भी उनको दी जाएगी और जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो नोडल अधिकारी हैं वो भी उनको जानकारी देंगे। एक स्थान पर सब लोग आएंगे प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के सायंकाल 5 बजे तक, या जिन लोगों को बुलाया है उनके सबके जब तक इंटरव्यू नहीं होते तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में अभी 3 दिन के कार्यक्रम
कुल 24 ब्लॉक्स में ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहाँ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज़्यादा वहाँ उस मेले में बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहाँ कम संख्या है 1 दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा। प्रदेश स्तर का कोई भी IAS, IPS, IFS ऐसा अधिकारी वहाँ जाएगा। एक बार जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी DCs ने तय करके नाम भेजे हैं, वहाँ जिले में भी जो लोग हैं एक अधिकारी वो रहेगा। कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सूचना हुई है, अपने अपने क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि भी जाना चाहे तो वो भी वहाँ जाएगा, दिन भर रहेगा। सोशल वर्कर, सोशल संस्थाएं जो इन कामों में सहयोग कर सकती हैं, ऐसी भी सूचना उनको दी गई है, वो भी ले जा करके कोई योजना में, क्योंकि जिस प्रकार के लोग आएंगे कई बार अपनी बात को ठीक से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कम है, उनको योजनाओं का पता भी नहीं है, तो ऐसी सारी योजनाओं की सहायता करने के लिए इस प्रकार के सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारी जो लोकल कमेटीज हमने बनाई हैं उनको भी सूचना दी गई है कि उनके लोग भी वहाँ उनके साथ रहें, अर्थात ये दिन भर एक मेला होगा। बैंक्स को हमने कहा है कि जहाँ कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है तो कोई गारंटी आपने पूछनी नहीं है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की ओर से तय की गई हैं, बैंकों ने मानी हुई है कि इसकी कोई हमने कोलेटरल नहीं लेना, गारंटी नहीं लेनी है, केवल उसकी योग्यता ठीक होनी चाहिए, वो काम ठीक प्रकार से कर सकता है, ताकि एक विश्वास है कि वो अर्न करेगा और बैंक को वापस करेगा। अगर उसमें इतनी योग्यता ही नहीं है तो शायद बैंक वाले उसको रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन वो सारा काम चूँकि हमारे डिपार्टमेंट सब उसमें जुड़े हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और इतनी छलनी जो सारे सिस्टम के अंदर से निकाले जाएगी उस सारे विषय को, तो बैंक्स को सुविधा हो जाएगी। फिर बैंक्स को हमने कहा कि नहीं, जो हमने तय किया है या जो हमने रिकमेंड किया है उसमें से कोई ना कोई एक काम का लोन आपने देना ही है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, नई स्कीम्स मानो बन सकती होंगी, तो उसका अगर बैंक्स की ज़रूरत होगी तो उसका जो गारंटी है, बैंक गारंटी, वो यानी गवर्नमेंट गारंटी देगी, ताकि कल को डिफ़ॉल्ट हो जाता है कोई NPA ना हो, ताकि वो। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा के राज्यपाल और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया सरकार और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी मीडिया का अहम योगदान होता है। भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में भी प्रेस की अग्रणी भूमिका है। ये विचार उन्होंने हरियाणा राजभवन में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के पत्रकारिता जनसंचार विभाग द्वारा तैयार किए गए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी न्यूज लेटर के पहले अंक का विमोचन करने के उपरांत व्यक्त किए। चरखी दादरी दौरे के दूसरे दिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पाजू गांव में सरसों की फसल का जायजा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत को किसानों के दम पर आगे बढ़ाएं और गांव में तरक्की हो और रोजगार मिले। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि हलके के खरकड़ी और गोकुलपुरा गांव में जल्द एग्रीकल्चर रीजनल बनेंगे। इस रीजनल सेंटर में किसानों को बागवानी खेती की विधि सिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती छोड़ बागवानी अपनाएं, तब खेती घाटे से उबरकर लाभकारी कारोबार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि खेती को व्यापार से जोड़ना पड़ेगा और किसान को माल बेचना और व्यापार सिखाना पड़ेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल तेज गति से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सेंटर 100 एकड़ से ज़्यादा में गोकुलपुरा में बनेगा, जहाँ पर किसानों को अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, खेतीबाड़ी की विधियाँ सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, क्लासेस भी लगेंगी और हमारे इलाके की तरक्की होगी। दूसरा विश्वविद्यालय हमारा करनाल में है हॉर्टिकल्चर का,
बागवानी का, उसका एक सेंटर हमारा खरकड़ी में लगभग 125 एकड़ के अंदर ये बनने जा रहा है। जब ये सेंटर बन जाएगा तो यहीं पर सारे बागवानी के जितने भी तरीके हैं, सब्जी बोने के जितने तरीके हैं, और उसकी बाद में जो सब्जियों की, फलों की, फूलों की उपज के बाद जो विधियां हैं वो सारी किसानों को सिखाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो परंपरागत खेती है, गेहूं की, धान की या बाजरा की, ज्वार की, उसको छोड़ के फूलों की, फलों की, सब्जियों की, बाग की जो खेती करेंगे तो उससे किसानों परंपरागत खेती छोड़ के कोई बागवानी करे, कोई मछली पालन करे, कोई पशुपालन करे, कोई पिगरी का काम करे, कोई मशरूम की खेती करे, कोई मधुमक्खी शहद पालन करे, तो हमारे नौजवान बच्चों को। पेहोवा उपमंडल में हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ की ओर से आयोजित 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता पदक विजेताओं को प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल ही ऐसा माध्यम है जो विदेश में भी अपने देश का झंडा लहरा सकता है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण जल्द पूरा होगा और भारतीय साइकिलिंग महासंघ से एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट देने की मांग भी की गई, जिस पर एशियन साइकिलिंग महासंघ के महासचिव और भारतीय साइकिलिंग महासंघ के चेयरमैन ओंकार सिंह ने इवेंट देने का भी वादा किया। स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपने आप को आगे बढ़कर देश के लिए मेडल जीत सकते हैं और अपने देश का जो तिरंगा है दूसरे के कंट्री में। पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के 19 वर्षीय पौत्र के निधन पर सांत्वना देने दीपेंद्र हुड्डा पुन्हाना पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ कुछ समय बिताया और सांत्वना दी। साथ ही मीडिया से बात करते हुए किसान आंदोलन के मसले पर केंद्र पर निशाना साधा। हरियाणा में 15 सांसद हैं, 14 भाजपा के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मैं सरकार से ये मांग रखना चाहता हूं कि संसद का सत्र जब शुरू हो परसों, तो सर्वप्रथम सरकार उन 670 किसान परिवारों से माफी मांगे जिन किसान परिवारों ने अपने घर का कोई चिराग जिनका बुझा है, जिनके घर में अंधेरा हुआ है केवल इस सरकार की जिद की वजह से। तो उनसे सरकार माफी मांग के, क्योंकि माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी लेकिन उस रूप में नहीं, उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए और सदन को सभी किसान जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको श्रद्धांजलि दे सकते। सदन, मेरी मांग है सरकार माफी मांगे और सदन श्रद्धांजलि दे और उसके बाद सत्र एमएसपी पे एक कानून बने। ये भी हमारी एक मांग है। इसको कोई ना कोई एमएसपी का निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई कानूनी प्रावधान बने, तो उस पर भी सरकार अपना जवाब दे कोई ना कोई। और जो बाकी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नई मांगे आ गई हैं, कोई नई मांग नहीं है। जो बाकी हमारी 2-3 मांगे हैं वो इस आंदोलन की वजह से आई है। जैसे एक मांग है हमारी कि इन 670 परिवारों को आर्थिक मदद और इनमें रोजगार दिया जाए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के अवसर पर आज सुबह गीता मैराथन का आयोजन किया गया। कई जिलों के धावकों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री ने बताया कि युवाओं में खासा जोश नजर आया। मैराथन में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। वहीं मौके पर मौजूद थानेसर विधायक ने जानकारी दी कि 1 दिसंबर को एशिया के सबसे पुरुषोत्तम पुराबाग ब्रह्म सरोवर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भगवान श्री कृष्ण रथ के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
काफ़ी समय से वेट कर रहे थे हम लोग कि क्योंकि पिछले अगर हम एक साल देखें तो कोविड जो है फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, उसके बाद ये रूमर्स भी थे कि थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन थैंक गॉड कि वो नहीं आई और काफ़ी स्मूथली ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज सुबह जो बच्चों में जोश था, युवा साथियों में जोश था, वो देखने काबिल था और पूरी उम्मीद है कि आगे जो हमारा गीता महोत्सव जो 2 तारीख से शुरुआत हो रही है उसमें भी काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे और पूरे दुनिया भर के, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है ये, तो उसमें भाग लेंगे। और आज के दिन सुबह सुबह महिलाओं, लड़कियों के लिए अलग से और बॉयज़ एंड जो हमारे पुरुष हैं उनके लिए अलग से मैराथन शुरू की है, तो ये एक अच्छा साइन है। कि सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अभी गीता जयंती का उत्सव जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलने गए, उन्हें यहाँ पर इन्विटेशन देने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं विश्व से जुड़ूंगा। तो बहुत बड़ी बात है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी गीता का जो उत्सव था बहुत छोटे स्तर पर मनाया जाता था, आज बहुत बड़े स्तर पर गीता का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन महामारी के कारण 2 वर्ष के कारण हमने इसको छोटा कर दिया। तो इस गीता उत्सव के आज फर्स्ट डे पे हमने मैराथन की और मैं सर्वप्रथम नहीं कहूँगा, हमारे खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात है शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए आज मैराथन का किया है और बहुत बड़े, देखो कितने बच्चे यहाँ पर आए। इस तरह गीता जयंती का उत्सव अभी मैंने कल भी पूरी मीटिंग रिव्यू किया है, कहाँ कमियाँ थी उसके बारे में मैंने प्रशासन को कहा, भी कल इस बात के लिए हुई। तो अभी लगता है जितने अधिकारियों ने काम किए हैं अब की बार बहुत बढ़िया काम किया। ई-टेंडिंग सिस्टम हुआ है, ई-टेंडिंग सिस्टम के तहत अब की बार जो पहले गीता जयंती मनाई गई है उससे सबसे कम प्राइस अब की बार आए हैं, बहुत कम खर्चे में गीता जयंती का अवसर मनाया जा रहा है। इसके लिए मेरे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, मैं इनका भी धन्यवाद करूँगा। अभी 1 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी पुरुषोत्तम बाग में जहाँ हम खड़े हैं इसको जगह, और मैं जनता से भी लूँगा हाथ जोड़ के इस गीता जयंती के अवसर पर अवश्य आएँ। क्राफ्ट मेला आपका 2 तारीख से शुरू होने जा रहा है, आदरणीय श्री कंवरपाल जी इसका उद्घाटन करेंगे, तो मैं कहूँगा, इसलिए मैं कहूँगा कि लोगों कोविड काल में अधिकांश गतिविधियों के ठप होने के साथ हर साल दिल्ली में होने वाला रेलवे अवार्ड समारोह 2 साल बाद हुआ। इसमें अंबाला ने बेस्ट रेलवे डिवीजन का खिताब हासिल किया है। अंबाला मंडल को यह अवार्ड 66वें रेल सप्ताह कार्यक्रम में मिला। डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि कड़ी मशक्कत और मेहनत और पूरी टीम के आपसी तालमेल और कार्यक्षमता के कारण अंबाला मंडल को यह उपलब्धि हासिल हुई है। अंबाला डिवीजन यंगेस्ट डिवीजन है, जिसके चलते अंबाला डिवीजन की पूरी टीम हर प्रकार से सही तरीके से कार्यरत रहती है। 19-20 की जो उपलब्धियां थी अक्टूबर में ये अनाउंस हुई थी, जो भी एनुअल शील्ड जाती हैं वो वितरित की गई, और उसके साथ जो इस फाइनेंशियल ईयर की 20-21 की जो अप्रैल में होना था उसकी भी शील्ड जो वितरित की गई। इसके अलावा 220 के करीब रेल कर्मियों को भी अलग से अवार्ड, इंडिविजुअल अवार्ड दिए गए इस साल के। और पिछले साल अंबाला डिवीजन का भी कार्य बहुत अच्छा रहा। उसमें से हमें जो अलग डिपार्टमेंट्स ने तो शील्ड 12 के करीब शील्ड थी, डिपार्टमेंट वाइज जो शील्ड थी डिफरेंट डिपार्टमेंट की। उसके अलावा जो 4 जनरल कैटेगरी की शील्ड होती हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, जैसे बेस्ट इकोनॉमिकल फंक्शनिंग ऑफ द डिवीजन, और एक जीएम की पर्सनल अपनी होती है एक्सेलेंस शील्ड, वो 2020 के लिए दी गई थी। और इसी तरीके से इस साल में हर डिपार्टमेंट की 7 शील्डें हैं डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरालंपिक ओलंपिक खेलों में केथल के गुहला चीका की माफी का चयन हुआ है। बहरीन में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में एशिया के लगभग 35 देश हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में देश के 32 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें अकेले हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बता दें कि गुहला चीका की रहने वाली माफी राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। एशिया पैरालंपिक खेलों में माफी 200 और 400 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी। कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं कुछ करें, कुछ करने के इरादे से ही हम मैदान में उतरे थे। और आज मुझे खुशी है कि मेरे खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पे गुहला चीका का नाम रोशन करने जा रहे हैं। जिस माफ़ी एक पैराथलीट है, घर वालों ने नाम भी माफ़ी रखा था, शायद इसलिए रखा था कि शायद हमें माफ़ी चाहिए, कुछ इसकी बाजू कटी हुई थी। तो एक बहुत संघर्ष था इस प्राप्त करने के लिए, इस बुलंदी को छूने के लिए। लेकिन माफ़ी के बुलंद हौसले और हमारी कड़ी मेहनत से आज हम इंटरनेशनल स्तर पे जा रहे हैं, तो बहुत खुशी महसूस।
नए कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन एमएसपी समेत दूसरी मांगों को लेकर किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में सिंघू बॉर्डर पर कल यानी 29 नवंबर को पंजाब की 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक होगी, जिसमें घर वापसी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें कि संयुक्त बैठक से पहले हर जत्थेबंदी अपनी अलग अलग बैठक कर रही है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापसी पर किसानों की नजर रहेगी। इन सबके बीच पराली को लेकर किए गए सरकार के फैसले की बीकेयू डकोदा के प्रधान बूटा सिंह ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सही फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस बयान पर किसानों ने खुशी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पराली जलाना अब दंडनीय अपराध नहीं होगा। किसानों में इस बयान के बाद खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि ये उनके संघर्ष की जीत है। एमएसपी गारंटी और तीनों कानून रद्द कराने के अलावा हमारी और भी कुछ मांगे थी, जिसमें पराली का जो ये कानून लेकर आए थे और इसके अलावा बिजली संशोधन बिल था। और आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है, जो पराली पर क्रिमिनल ऑफेंस का केस बनाया जाता था किसानों पर, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है। ये आपके संघर्ष की ये दूसरी बड़ी जीत है। और सारे साथियों से अपील है, जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जिस प्रकार से आज कृषि मंत्री को पराली वाले इनको भी पीछे हटना पड़ा मुद्दे से, इसी प्रकार ये सारे मुद्दों पर हमारे आगे टिकने वाले नहीं है। तो ये आपके संघर्ष की जीत है। सारे साथियों से अपील है, जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक लगातार आंदोलन। आज एक और आपके आंदोलन की जीत हुई है। तीनों काले कानून रद्द होने के बाद आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है, जो पराली जलाने पर किसान को इन्होंने मुकदमा दर्ज करके सजा का एक कानून बनाया था। आज इसने बयान दिया है नरेंद्र तोमर ने कि उसको सरकार वापस लेगी। आपके संघर्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही आप संघर्ष करते रहें, एकता के साथ मजबूती से आंदोलन को लड़ते रहें और एमएसपी पर कानून बनाकर ही हम वापस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।